वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे खतरनाक भूत कौन होता है? जो मर चुका हो, या वो इंसान रहकर भी अन्याय के सामने चुप रहता है? दोस्तों, आज की कहानी कोई मनगढ़ंत डरावनी कथा नहीं है। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां 60 साल पहले हुआ एक पाप आज भी कोहरे की तरह जिंदा है। एक शीतल रात, एक पुराना पुश्तैनी घर और एक दुल्हन के वेश में लौटी आत्मा जो बदला नहीं, न्याय मांगने आई है। तो अगर आप ग्रामीण माहौल की सच्ची डरावनी कहानियां पसंद करते हैं, जहां डर के साथ साथ दिल भी भारी हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि आप कहां से यह कहानी देख रहे हैं, और हाँ, यह भी जरूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है। दिसंबर का महीना था। सोनामुखी गांव में ठंड इस बार कुछ ज्यादा ही जमकर पड़ी थी। चारों ओर कोहरा ऐसा फैला हुआ था जैसे पूरा आसमान धुएं की चादर ओढ़े बैठा हो। उस धुंधले आसमान में आधा चांद झांक रहा था और उसकी रोशनी वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पाटाई की चाय की दुकान पर शुभ, जय, रवि और उन सबके सबसे प्यारे शैल जेटू 3 नंबर की चाय की चुस्कियां ले रहे थे। साथ में अदरक डाली हुई गर्म चाय, खजूर के गुड़ की चाटा और ठंड से कांपते हाथ। जेटू, शुभ बोला, बार बार तुम्हारे मुंह से जो पुरानी घटना सुनते हैं, वो आखिर है क्या? शैल जेटू ने चाय का लंबा घूंट लिया। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वो कोई मनगढ़ंत भूत की कहानी नहीं है रे, वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है। सब चुप हो गए। तभी जय बोला, अच्छा छोड़ो ये सब, बताओ जेटू, इस बार सर्दियों का पिकनिक होगा या नहीं? शैल जेटू हल्का सा मुस्कुराए। याद दिला दिया तुमने, हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक कुछ तय नहीं हुआ। जय तुरंत बोल पड़ा, तो इस बार तुम्हारे गांव इच्छापुर चलते हैं ना? शैल जेटू कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हाँ, मेरे गांव इच्छापुर। अब वहां कोई नहीं रहता, बस एक गरीब आदमी है, गोपाल, जो घर की देखभाल करता है। सबकी आंखें चमक उठी। तालाब की ताजा मछली, देसी मुर्गी, गांव की हवा। रवि खुशी से बोला, 2 दिन बाद ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े लेकर हम सब बस से निकल पड़े, इच्छापुर की ओर। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए शुभ और जय सबसे ज्यादा उत्साहित थे। शैल जेटू के गांव की कहानियां वे सालों से सुनते आए थे, लेकिन आज पहली बार वहां जा रहे थे। शाम ढल चुकी थी जब हम काली तला नाम की जगह पर उतरे। एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुरानी वैन खड़ी थी। नगेन दादा, शैल जेटू ने आवाज दी। एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी मुस्कुराता हुआ आगे आया। मिट्टी की कच्ची सड़क, धान के खेत, तालाब, बांस का जंगल, गांव की असली सुंदरता जैसे आंखों के सामने खुलती चली गई। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए। शैल जेटू के पुश्तैनी घर, पुराना 2 मंजिला मकान, आगे फूलों का बगीचा, चारों ओर सन्नाटा। इतना सुंदर घर फिर भी खाली। शुभ के मुंह से निकल पड़ा, घर में बिजली नहीं थी, बस लालटेन और मोमबत्तियां। थोड़ी देर बाद गोपाल गरम चाय, पकौड़े और सरसों के तेल में मिक्स की हुई मुरमुरा लेकर आया। रात का खाना जल्दी खाकर सब सो गए, लेकिन शुभ को नींद नहीं आ रही थी। अचानक खिड़की के पास एक काली परछाई। कुछ सेकंड के लिए एक लड़की का चेहरा, खुले बाल, गीले कपड़े, आंखों में आग। खिड़की पर ठक ठक, पीछे से फुसफुसाती आवाज, शुभ, दरवाजा बंद कर। तब जोर की आवाज आई बाहर से। सब दौड़ पड़े और ऊपर पड़े। बांस के जंगल के पास एक दुल्हन के वेश में लड़की, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। उसकी जलती हुई आंखें सीधे शैल जेटू पर टिक गईं। वापस आ गया तू, अपने परिवार के पाप का हिसाब चुकाने? हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और तभी सच सामने आने लगा। दुल्हन के वेश में खड़ी उस लड़की की आंखें जल रही थीं। उन आंखों में गुस्सा नहीं था, उनमें था 60 साल का दर्द। ठंडी हवा अचानक और तेज हो गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। हम सब डर से जैसे पत्थर हो गए। वह औरत, या कहें आत्मा, सीधे शैल जेटू की तरफ देख रही थी। पहचाना मुझे? उसकी आवाज गूंज उठी। मैं सुरमा हूं, उस घर की बेटी।
तुम्हारे परिवार ने राख बना दिया था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की आवाज गले से निकल ही नहीं रही थी। शैलजेटू आगे बढ़े। चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन आवाज स्थिर थी। हाँ, मैं जानता हूं तू कौन है, सुरमा, उन्होंने भारी आवाज में कहा। मैं जानता हूं मेरे परिवार ने क्या किया था। सुरमा जोर से हंसी। वो हंसी ऐसी थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। जानता था सब कुछ, फिर भी चुप रहा। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। आज से 60 साल पहले मैं इस गांव की एक गरीब किसान की बेटी थी। मेरे पिता परान काका तुम्हारे दादा के खेतों में काम करते थे। हवा में जैसे बीते जमाने की तस्वीरें तैरने लगी। मेरी शादी तय हुई थी, सुरमा बोलती जा रही थी, लेकिन शादी के लिए पैसे नहीं थे। मजबूरी में मेरे पिता ने अपनी जमीन तुम्हारे दादा के पास गिरवी रख दी। शैलजेटू की आंखें भर आईं। समय बीता, पिता पैसे जुटा नहीं पाए, जमीन वापस नहीं मिली, शादी टूट गई। उसकी आवाज कांपने लगी। मेरे पिता रोज तुम्हारे दादा के दरवाजे पर जाते, हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान मिलता। हम सब सांस रोके सुन रहे थे। और फिर सुरमा की आंखें और लाल हो गईं। एक रात चारों तरफ अचानक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे जलते हुए लकड़ी और राख की। तुम्हारे दादा के इशारे पर उनके आदमियों ने हमारे घर में आग लगा दी। शुभ का शरीर कांप उठा। हम सब सो रहे थे, मेरे माँ बाप, मैं, मेरे छोटे भाई। सुरमा की आवाज भर्रा गई। हम जिंदा जल गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर शैलजेटू टूटे हुए स्वर में बोले, मैंने देखा था। सब चौंक गए। मैंने सब देखा था। शैलजेटू ने सिर झुका लिया। मैं तब सिर्फ 8-9 साल का था। डर गया था, कुछ कह नहीं पाया। सुरमा ने तीखी नजर से उन्हें देखा। तू चुप रहा, तू बड़ा होकर भी चुप रहा। तूने कभी सच नहीं बताया। शैलजेटू के चेहरे से आंसू बहने लगे। हाँ, उन्होंने कहा, मैं दोषी हूं, पाप करने वालों में नहीं, लेकिन चुप रहने वालों में जरूर हूं। हम सब की आंखें नम हो चुकी थीं। गोपाल कांपती आवाज में आगे आया, सुरमा, उस वक्त शैल दादा बच्चा था, गलती उनके परिवार की थी। सुरमा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, गलती सिर्फ आग लगाने की नहीं होती गोपाल, गलती सच छुपाने की भी होती है। उसने फिर शैलजेटू की ओर देखा। मैं तुझे मारने नहीं आई हूं, मैं न्याय मांगने आई हूं। हवा अचानक थम गई। तुम्हारे परिवार ने कभी माफी नहीं मांगी, कभी पछतावा नहीं दिखाया। शैलजेटू घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। मुझे सजा दे दे, उन्होंने कहा। अगर मेरी जान से तेरी आत्मा को शांति मिले तो मैं तैयार हूं। हम सब चीख पड़े, नहीं जेठू। लेकिन सुरमा चुपचाप उन्हें देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह थकान दिखी। तूने सच स्वीकार किया, सुरमा ने धीमी आवाज में कहा। मेरे कातिलों ने नहीं, लेकिन तूने किया। उसने चारों ओर नजर डाली। मेरी आत्मा तब तक भटकी क्योंकि किसी ने भी सच नहीं बोला। फिर उसने शैलजेटू की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं तुझे माफ करती हूं। हम सब स्तब्ध रह गए, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, मेरे जैसी गरीब लड़कियों के लिए कुछ करना, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना, ताकि कोई और सुरमा न बने। शैलजेटू रोते हुए बोले, मैं वादा करता हूं। सुरमा के शरीर पर कोहरा छाने लगा। मेरा हिसाब पूरा हुआ। उसकी आवाज दूर होती गई। अगले ही पल वो धुएं की तरह हवा में घुल गई। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। ठंडी हवा अब गर्म सी लग रही थी। पूरब में सुबह की पहली रोशनी दिखने लगी। हम सब चुपचाप खड़े थे। शैलजेटू जमीन पर बैठे रहे, एक ऐसे इंसान की तरह जिसका बोझ आखिरकार हल्का हो गया हो। सुरमा के धुएं में घुलते ही पूरा आंगन जैसे शून्य हो गया। कुछ पल पहले जहां ठंडी नुकीली हवा बह रही थी, अब वहां एक अजीब सी स्थिरता थी। कोई नहीं बोला, सिर्फ दूर कहीं किसी पंछी की पहली आवाज सुनाई दी। भोर हो रही थी। पूरब के आसमान में हल्की गुलाबी रेखा उभर आई थी। रात की विभीषिका जैसे धीरे धीरे पीछे हट रही थी, लेकिन उसके निशान
हमारे दिलों पर गहरे छप चुके थे। शैलजेटू अब भी जमीन पर बैठे थे, पीठ झुकी हुई, आंखें सूनी। मैंने पहली बार उन्हें इतना टूटते हुए देखा। जय धीरे धीरे उनके पास गया, कंधे पर हाथ रखा। जेठू, उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। शैलजेटू ने सिर उठाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकान और पछतावा। 60 साल, वे बुदबुदाए। 60 साल तक वो आत्मा भटकती रही और मैं जिंदा रहकर भी चुप रहा। गोपाल पास खड़ा था, उसकी आंखें भीगी हुई थीं। दादा बाबू, उसने भारी आवाज में कहा, इस गांव में लोग कहते थे कि उस रात के बाद कभी किसी ने उस खेत में चैन से नींद नहीं ली। हम सब उसकी ओर देखने लगे। हर साल, गोपाल बोला, किसी न किसी को वहां अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। रवि ने सिहरते हुए पूछा, तो लोग जानते थे? गोपाल ने सिर हिलाया। जानते थे, लेकिन डर के मारे कोई बोलता नहीं था। शैलजेटू की मुट्ठियां कस गईं। डर, उन्होंने कहा, हम सब डरपोक थे। कुछ देर बाद हम सब घर के अंदर चले आए। लालटेन की लौ अब स्थिर थी। सुबह की रोशनी में वह पुराना घर और भी ज्यादा खामोश लग रहा था। नाश्ते की किसी को भूख नहीं थी। शुभ खिड़की के पास बैठा था, बार बार उसी जगह देख रहा था जहां उसने पहली बार वह परछाई देखी थी। अगर सुरमा नहीं आती, उसने धीरे से कहा, तो क्या यह सच कभी सामने आता? किसी के पास जवाब नहीं था। दोपहर के समय गांव के 2-3 बुजुर्ग मिलने आए। उन्हें शायद रात की हलचल का अंदाजा हो गया था। एक बहुत बूढ़े आदमी ने शैलजेटू की तरफ देखते हुए कहा, बाबू, आज पहली बार लगा कि उस आत्मा को शांति मिल गई। शैलजेटू ने हाथ जोड़, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, उन्होंने कहा, और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। बुजुर्ग आदमी ने धीमे स्वर में कहा, प्रायश्चित शब्दों से नहीं, काम से होता है। शैलजेटू ने उसी पल एक निर्णय ले लिया। इस गांव में, उन्होंने कहा, गरीब लड़कियों की पढ़ाई के लिए मैं एक ट्रस्ट बनवाऊंगा। सब चौंक गए। सुरमा की याद में, उन्होंने आगे कहा, ताकि कोई लड़की पैसों की वजह से अपना भविष्य न खोए। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। दादा बाबू, वह बोला, आज आप सच में अपने परिवार के बोझ से मुक्त हुए हैं। ऐसे दोपहर ढलते ढलते हम सब बाहर निकल आए। पिकनिक की बची खुची चीजें अब बेमानी लग रही थीं। वही तालाब, वही बांस का जंगल, लेकिन अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। शाम होने से पहले हमने लौटने का फैसला किया। बस में बैठते वक्त शुभ ने आखिरी बार शैलजेटू के घर की ओर देखा। उसे लगा जैसे खिड़की के पास हल्की सी सफेद रोशनी चमकी हो, लेकिन इस बार डर नहीं लगा, सिर्फ एक अजीब सी उदासी थी। बस चल पड़ी, पीछे छूटता गया इछापुर अपने रहस्यों के साथ। शैलजेटू खिड़की से बाहर देख रहे थे। शायद उन्होंने धीमे से कहा, आज पहली बार उस घर में सुकून उतरा है। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हम सब जानते थे यह पिकनिक हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे जरूरी यात्रा बन चुकी थी। इछापुर पीछे छूट चुका था, लेकिन उस रात की घटनाएं हमारे साथ साथ चल रही थीं। बस की खिड़की से बाहर खेत, पेड़, सड़कें बदलती जा रही थीं, पर हमारे भीतर कुछ स्थिर हो गया था। एक भारी सन्नाटा। रवि सबसे पहले बोला, तुम लोग सोच सकते हो, अगर सुरमा हमें नुकसान पहुंचा सकती थी तो उसने किया क्यों नहीं? जय ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो बदला नहीं, न्याय चाहती थी। शुभ चुप था। उसकी आंखों में अब भी वो जलती हुई आंखें तैर रही थीं। सबसे डरावनी बात यह है, उसने धीरे से कहा, कि असली राक्षस कभी कभी जिंदा इंसान होते हैं। कोई इसका विरोध नहीं कर पाया। शैलजेटू अब भी चुप थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन वो शांति संघर्ष से निकली हुई थी। शहर पहुंचने के बाद हम सब अपने अपने घर चले गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद शैलजेटू ने अपना वादा निभाया।
इछापुर में सुरमा स्मृति शिक्षा ट्रस्ट की शुरुआत हुई। गांव की कई गरीब लड़कियां पहली बार किताबें हाथ में लेकर स्कूल जाने लगीं। लोगों ने कहना शुरू किया, शायद इसी के लिए सुरमा की आत्मा लौटी थी। एक दिन मैं शैल जेटू से मिलने गया। वो पहले जैसे नहीं थे। पहले उनके चेहरे पर एक छुपी हुई बेचैनी रहती थी, अब वहां ईमानदारी की थकान थी। रात को अब नींद आती है? मैंने पूछा। शैल जेटू हल्के से मुस्कुराए। अब सपनों में कोई चीख नहीं आती। उन्होंने मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई। उसमें जमीन के कागजात थे, मेरे परिवार की। जो भी जमीन कभी गलत तरीके से ली गई थी, उन्होंने कहा, मैं उसे लौटाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनकी आंखों में देखा, वो अब सिर्फ पछतावे वाला इंसान नहीं था, वो प्रायश्चित करने वाला इंसान था। इछापुर की चर्चा धीरे धीरे, इछापुर की कहानी आसपास के गांवों में फैलने लगी। लोग कहते, अब वहां कोई रोने की आवाज नहीं आती। बांस के जंगल में अब डर नहीं लगता। कुछ लोगों का कहना था, कभी कभी सुबह सुबह तालाब के पास एक सफेद साड़ी झिलमिलाती दिखती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लगती थी। वो जैसे पहरा दे रही हो। एक आखिरी मुलाकात। कई महीनों बाद हम सब फिर मिले। उसी पाटाई की चाय की दुकान पर। ठंड फिर से लौट आई थी। शुभ ने चाय का घूंट लिया और बोला, अगर वो रात न होती तो हम शायद कभी सच्चाई का सामना नहीं करते। जय ने हामी भरी। कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, जगाने के लिए होती हैं। शैल जेटू ने चुपचाप चाय का कप रखा। सुरमा ने मुझे मुक्ति दी, उन्होंने कहा, लेकिन वो मुक्ति आसान नहीं थी। हम सब जानते थे ये कहानी हमारे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी। ये एक अपराध, चुप्पी और प्रायश्चित की कहानी थी। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ कहानियां कागज पर नहीं रुकती, वो मन में चलती रहती हैं। सुरमा की आत्मा जा चुकी थी, लेकिन उसका सवाल अब भी जिंदा था। अगर उस रात वह नहीं आती तो क्या सच्चाई कभी सामने आती? शायद नहीं, क्योंकि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, बल्कि वो इंसान होते हैं जो अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं। समय बीतता गया। सुरमा स्मृति शिक्षा ट्रस्ट अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा। इछापुर की लड़कियां अब स्कूल जाने लगी थीं। किसी के हाथ में किताब तो किसी के हाथ में पहली बार कलम। गांव के लोग पहले हैरान थे, फिर धीरे धीरे गर्व करने लगे। लोग कहने लगे, जिस जमीन पर कभी आग जली थी, अब वहां भविष्य उग रहा है। शैल जेटू हर महीने इछापुर जाते, कभी बिना बताए। वो तालाब के पास कुछ देर चुपचाप बैठते। वही तालाब जिसके किनारे कभी सुरमा खेला करती थी। अब डर लगता है? एक बार गोपाल ने पूछा। शैल जेटू ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, अब डर नहीं, जिम्मेदारी लगती है। एक रात काफी समय बाद शुभ को फिर एक सपना आया। वही घर, वही कोहरा, लेकिन इस बार सुरमा रो नहीं रही थी। वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, शांत, मुक्त। सुबह उठकर शुभ ने पहली बार सुकून महसूस किया। क्यों सुनाई जाती हैं ऐसी कहानियां? क्योंकि हर गांव में एक इछापुर होता है, हर समाज में एक सुरमा, और हर परिवार में कोई ना कोई शैल जेटू जो खुद पाप नहीं करता, लेकिन चुप रह जाता है। यही चुप्पी अभिशाप बन जाती है। कहानी का आखिरी सच, अगर सुरमा बदला लेना चाहती तो उस रात कोई भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन उसने बदला नहीं चुना, उसने चुना सच, स्वीकार और सुधार, और यही उसे भूत से आत्मा बनाता है। अंतिम शब्द। दोस्तों, ये कहानी डराने के लिए नहीं थी। ये कहानी
हमसे सवाल पूछने आई थी। क्या हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं, वहते हैं? क्या डर के नाम पर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, इसरते हैं? क्या हम सोचते हैं, कहते हैं ये हमारा मामला नहीं? क्योंकि याद रखिए, पाप सिर्फ करने से नहीं, चुप रहने से भी होता है। अगर आज भी किसी सुरमा को न्याय नहीं मिला, तो हो सकता है किसी और रूप में वो सवाल पूछने लौटे, अंत या शुरुआत? कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अगर आपने आज कुछ महसूस किया है, तो शायद अंत नहीं, शुरुआत है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए।